In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree, where Alf, the sacred river, ran through caverns measureless to man, down to a sunless sea. नमस्कार, ये है वत्सराज क्लासेस और मैं हूँ वत्सराज। सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपनी सभी पोएम्स में से एक जो सबसे खास पोएम लिखी है, जिसकी वजह से हम सब लोग उन्हें जानते हैं, वो है राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। अगर सिर्फ वो एक पोएम ना होती तो शायद हम में से कोई भी सैमुअल टेलर कॉलरिज को ना जानता। क्यों ऐसा है कि रोमांटिक एरा के सभी सबसे महान पोएट्स और लेखकों में से जो पाइवटल पॉइंट थे, जिन्हें सब लोग अपना महागुरु मानते थे, वो सैमुअल टेलर कॉलरिज कहीं खो के रह गए उसी रोमांटिक एरा में। वो एक लीडिंग पोजीशन में नहीं आ पाए, जबकि वहाँ के जितने भी लेखक थे वो सब उनसे सलाह लिया करते थे अपनी सभी राइटिंग्स के लिए, अपनी पोएम्स के लिए, अपनी स्टोरीज़ के लिए। वो पूछा करते थे सैमुअल टेलर कॉलरिज से कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। वो सभी लोग उस ज़माने के रोमांटिक एरा के सारे राइटर्स और पोइट्स जो उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, उनमें से विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी, चार्ल्स लैम, जॉन कीट्स, थॉमस डिक्वेंसी, विलियम हैज़लिट, लॉर्ड बायरन, थॉमस कार्लाइल, वॉल्टर स्कॉट, सभी लोग उनके बड़े बड़े फैंस थे। तो फिर क्या हुआ अचानक कि सैमुअल टेलर कॉलेज उतने फेमस नहीं हो पाए जितना उन्हें होना चाहिए था। एक ऐसा महान इंसान, एक ऐसा सितारा जिसे शायद जॉन कीट्स, मिल्टन, विलियम शेक्सपियर और इन सभी तमाम फेमस नामों में से एक होना चाहिए था, लेकिन वो खो करके रह गया अफीम के नशे में। खैर, उस बारे में अभी बात करते हैं, लेकिन अब इस समय हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पोएम के बारे में जो करीबन 18 से 19 साल तक गायब रही। कुबला खान, जिसको लिरिकल बैलेट्स में शामिल किया जाना था। विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज की लिखी हुई लिरिकल बैलेट्स जो 1798 में पब्लिश हुई, उसी में राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर भी पब्लिश हुई थी। लेकिन ये कुबला खान जो एक बहुत ही महान कविता थी, जिसके प्रीफेस में सैमुअल टेलर कॉलरिज ये लिखते हैं कि मुझे 300 लाइनें लिखनी थी लेकिन मैं सिर्फ 200 लिख पाया, कारण कि एक आदमी ने आकर के डिस्टर्ब कर दिया। पॉडलॉक से एक इंसान आया था और उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया और मैं भूल गया। कुबला खान को एक ऐसी कविता माना जाता है जिसे सैमुअल टेलर कॉलरिज ने सपने में देखा था, और विजन भी कहा जाता है उसे। कुबला खान के बारे में सैमुअल टेलर कॉलरिज ने एक सपने में देखा, और सपना आया अफीम लेने के बाद। उस ओपियम इंड्यूस्ड सपने में कुछ चीज़ें देखी सैमुअल टेलर कॉलरिज ने, और उसके बाद जब वो उठे तो उनके दिमाग में एक कविता थी जो तकरीबन 300 लाइन की थी, और वो उसे लिखने लग गया। लेकिन वो सिर्फ 200 लाइनें लिख पाए और फिर वहीं पे बंद कर दिया। कहाँ गई बाकी की 100 लाइनें? अब सवाल यहाँ उठता है कि कौन था वो इंसान जिसने कॉलरिज को उस समय डिस्टर्ब किया रात में आकर के, और कुबला खान की 100 लाइनें उस एक इंसान की वजह से गायब हो गई। अ पर्सन ऑन बिजनेस फ्रॉम पॉडलॉक, जिसके बारे में कॉलरिज ने लिखा है अपने प्रीफेस में। ज़रा गौर करिए, उस ज़माने के जितने भी महान राइटर्स और पोएट्स थे, ये माना कि वो सब कॉलरिज के पास आया करते थे सलाह लेने के लिए, लेकिन फिर भी ज़्यादातर उसमें से सिर्फ विलियम वर्ड्सवर्थ थे जो उनके साथ रहा करते थे। रॉबर्ट साउदी जो उनके रिश्तेदार थे, लेकिन वो लाइन माउथ नामक नाम एक जगह पे एक गांव में रहा करते थे। लाइन माउथ एक ऐसी जगह थी जो कि प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई थी। वहाँ पे रॉबर्ट साउदी रुके थे, रहते थे, और वहाँ के सौंदर्य के बारे में अपनी कविताओं में लिखते थे। ठीक इसी तरह पीबी शैली भी काफ़ी समय बाद वहाँ पर आए लाइन माउथ में, और वहाँ पे रुके, और वहाँ पे काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा। रॉबर्ट साउदी विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज से काफ़ी दूर रहा करते थे। दरअसल लेक डिस्ट्रिक्ट में, सोमरसेट के लेक डिस्ट्रिक्ट में केवल विलियम वर्ड्सवर्थ और हमारे कॉलरिज रहा करते थे, और साथ में थी डॉर्थी वर्ड्सवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ की छोटी बहन। डॉर्थी वर्ड्सवर्थ की कुछ लिखे हुए नोट से हमें ये पता चला कि लाइन माउथ में काफ़ी सारा वक्त इन लोगों ने गुजारा। ये बार बार जाकर के वहाँ पे देखा करते थे और काफ़ी कुछ लिखा करते थे।
उसके अलावा एक उसी समय के जो चार्ल्स लैम्ब उनके मित्र थे, वो भी वहीं थे, लेकिन वो एग्जैक्टली वहाँ नहीं रहते थे। चार्ल्स लैम्ब रहा करते थे लीडन हॉल स्ट्रीट में, लंदन में। वजह कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको वहीं पर जगह दे रखी थी। ईस्ट इंडिया हाउस नामक एक बिल्डिंग वहाँ पे रहा करती थी, जहाँ पे वो काम किया करते थे। अब उनका भी वहाँ आने का कोई चांस नहीं है। रहे कुछ बचे कुछ पोएट्स जो अक्सर आया करते थे कॉलरिज के पास सलाह लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, जिनमें से थॉमस डिक्वेंसी, विलियम हैजलिट, लॉर्ड बैरन, थॉमस कार्लाइल, वॉल्टर स्कॉट, पीबी शेली और जॉन कीट्स भी शामिल थे। लेकिन ये लोग सेकेंड वेव में थे रोमांटिक एरा के, इसलिए इन लोगों के और उस समय जिस समय कुबला खान लिखी गई, दोनों के बीच में काफ़ी बड़ा फासला था, तकरीबन 20 साल का। खुद कुबला खान जो 1797 में लिखी गई, उसके लगभग 19 साल बाद 1816 में वो पब्लिश हुई, और भी लॉर्ड बैरन के प्रेशर पे। लॉर्ड बैरन ने उस पोएम को स्पॉन्सर किया क्योंकि वो चाहते थे ये पोएम पब्लिश हो। अब ज़रा एक बार फिर से सोचिए कि कौन था वो इंसान जिसने पॉरलॉक से आकर को डिस्टर्ब कर दिया। पॉरलॉक दरअसल एक ऐसी जगह है लेक डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पर कोस्टल एरिया है, शिप्स का काम होता है, फिशरमैन रहा करते हैं, मछुआरे, चरवाहे। वहाँ पे उस ज़माने का कोई भी फेमस, कोई भी बड़ा पोएट या कोई भी छोटा मोटा राइटर भी नहीं रहा करता था। अब ज़रा सोचिए कि ये पॉरलॉक की स्टोरी है क्या। कॉलरिज ने नाम लिया पॉरलॉक का, और इसके पीछे भी एक पर्पस था, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाली पीढ़ियाँ जब इस चीज़ को महसूस करेंगी कि 100 लाइनों का नुकसान हुआ किसी एक इंसान की वजह से, तो वो ज़रूर जानना चाहेगी कि वो एक इंसान कौन था। इसलिए एक सेफ्टी मेजर के तौर पे कॉलरिज ने किसी भी ऐसी जगह का नाम नहीं लिया जहाँ उनके ज़माने का कोई भी जाना माना राइटर या पोएट रहा करता था। कॉलरिज ने नाम दिया पॉरलॉक का, जहाँ कोई भी नहीं रहता था, कोई भी फेमस राइटर नहीं। पॉरलॉक एक कोस्टल गांव था इंग्लैंड का, और आज भी है, लेकिन वहाँ पे कोई बड़ा पोएट नहीं था। अब आते हैं इस बात पे कि फिर दरअसल वो इंसान कौन था जिसके बारे में प्रीफेस में कॉलरिज ने लिखा है, अ पर्सन फ्रॉम पॉरलॉक ऑन बिजनेस। कोई ऐसा इंसान जो काम से आया था उनके पास, पॉरलॉक नामक गांव से। दरअसल ये पॉरलॉक जो है, ये एक लिटरेरी एस्केप गेट है। लिटरेरी एस्केप गेट क्या है? दरअसल उस पोएम से बाहर निकलने का एक तरीका, जिसकी आगे की लाइनें कॉलरिज को या तो सूझ नहीं रही थी, और या तो उन्होंने सपने में देखा था और उन्हें याद नहीं थी। वो किसी भी तरीके से पोएम को वहीं पर रोकना चाहते थे, क्योंकि वो कुबला खान के बारे में जो कुछ भी बताना चाहते थे, कहना चाहते थे, कुबला खान का पूरा ग्रैंडियर, उनकी पूरी पर्सनैलिटी, सब कुछ वो 200 लाइनों में कह चुके थे। अब उनको एब्रप्टली इस पोएम को बंद करने का कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, इसलिए उन्होंने चुना एक एस्केप गेट, एक ऐसा लिटरेरी स्टंट जो बहुत कम राइटर्स जानते हैं। उन्होंने कुबला खान में एक ऐसे इंसान की कल्पना की जिस समय वो लिख रहे थे और 200 लाइनें कंप्लीट कर चुके थे, तभी अचानक से दरवाजे में किसी ने नॉक किया, और उठ करके कॉलरिज को दरवाज़ा खोलना पड़ा। और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने जो व्यक्ति खड़ा था उसने बोला, मैं पॉरलॉक से आया हूँ और मुझे आपसे कोई काम है। और फिर उसके बाद वो आगे की 100 लाइनें भूल गए। कितना बड़ा नुकसान हो गया लिटरेचर के सभी चाहने वालों के लिए, और वो सब लोग जो कॉलरिज की काबिलियत को समझते हैं। ये एक एस्केप गेट था। दरअसल कोई भी इंसान नहीं आया था उनके पास पॉरलॉक से, और अगर वो आया भी था तो उसने इनकी पोएम को डिस्टर्ब नहीं किया था। दरअसल लिंटन नाम की एक जगह थी। लिंटन और पॉरलॉक के बीच में एक फार्म हाउस था, जहाँ पर बैठ कर के एक कविता लिखी जा रही थी कॉलरिज के द्वारा। और अचानक से वहाँ पे कोई इंसान आकर के रात में खटखटाता है, जिस समय ये सपने से उठ करके अपनी पोएम लिख रहे हैं। इन्होंने अफीम ली, सपना देखा, सपने में पोएम आई, उन्होंने पोएम को उठकर लिखना शुरू किया, और कोई एक इंसान वहाँ पर पहुँचा और इनको डिस्टर्ब करता है। ज़रूर ये इंसान ये जानता रहा होगा कि कॉलरिज कहाँ है इस वक्त। कोई ऐसा करीबी इंसान जो ये जानता है कि अगर कॉलरिज अपने सॉमरसेट वाले घर पे नहीं है तो फार्म हाउस में है। और ऐसे सिर्फ दो लोग थे उस समय, एक विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरा रॉबर्ट साउदी।
और उनमें से किसी का उस समय आने का कोई चांस नहीं है। हालांकि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के ऊपर एक मूवी भी बनी थी सन 2001 में, जिसमें ये दिखाया गया कि वर्ड्सवर्थ आए थे वहाँ पर पॉडलॉक से और उन्होंने ही डिस्टर्ब कर दिया था, लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं है। घूम घुमाकर बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे लिटरेरी स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे प्रोफेसर्स ने देश की नहीं दुनिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जब रिसर्च किया तो उनके सामने सिर्फ एक ही नतीजा आया कि दरअसल पॉडलॉक से कोई आया ही नहीं था। ये एक बहुत बड़ा एस्केप गेट था। एक पोएम जो पूरी हो चुकी थी उसको एब्रप्टली बंद करने का कोई रास्ता नहीं था। कॉलरिज ने उस एस्केप गेट का इस्तेमाल किया। अब जरा सी बात कर लेते हैं हम सैमुअल टेलर कॉलरिज की। कॉलरिज एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने 5 साल की उम्र में ही होली बाइबल और अरेबियन नाइट्स को पूरी तरीके से रट के ख़त्म कर दिया था, कंठस्थ कर लिया था। वो बहुत बड़े विद्वान थे, उनकी मेमोरी बहुत शार्प थी, उनका एक्सप्रेशन बहुत ही खूबसूरत था। और जब भी उनके पास कोई भी राइटर या कोई भी पोएट सलाह लेने के लिए आता था और उनसे पूछता था कि मैं ऐसी कोई कविता लिखना चाहता हूँ या ऐसी कोई स्टोरी लिखना चाहता हूँ या ऐसी कोई बुक लिखना चाहता हूँ, तो कॉलरिज उनको थियोलॉजी से लेकर के साइंस से लेकर के फेरीज, फेरी टेल्स और घोस्ट और स्पिरिट्स और ऐसी सारी चीज़ों के बारे में ज्ञान उड़ेलना शुरू कर देते थे, जो कुछ भी ज्ञान उन्होंने अपने जीवन काल में इकट्ठा किया था। जी हाँ, कॉलरिज एक बहुत बड़े ज्ञान के भंडार थे, लेकिन एक छोटी सी शारीरिक तकलीफ़ की वजह से दर्द को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अफ़ीम लेना शुरू किया। और उस अफ़ीम ने धीरे धीरे कॉलेज के जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लेकर के आया जिसने उन्हें बर्बादी की कगार पर ले आकर के खड़ा कर दिया। कॉलरिज फेमस तो बहुत थे, वो उस ज़माने के जितने रोमांटिक पोएट्स थे उनके महागुरु थे, एक तरीके से ये समझ लीजिए। क्योंकि सभी बड़े बड़े जितने राइटर्स थे, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट साउदी, चार्ल्स लैम, जॉन कीट्स, थॉमस डिकिंसन, विलियम हैजलिट, वॉल्टर स्कॉट, लॉर्ड बायरन, थॉमस कार्लाइल, पीबी शेली, ये सब एक तरीके से एक तरफ से कॉलरिज के भक्त थे। ये सब जानते थे कि सैमुअल टेलर कॉलरिज का मतलब क्या है, कितना महान वो इंसान है, कितनी बड़ी वो शख्सियत है और कितना ज़्यादा ज्ञान उसके पास भरा हुआ है। लेकिन धीरे धीरे एक विलिंगनेस की भी कमी आ गई इस नशे में। अफ़ीम लेते लेते बहुत कम ही लिख पाए कॉलरिज और बहुत कम ही पब्लिश करा पाए। लिरिकल बैलेट जब पब्लिश हुई 1798 में और 1802 में, तो वहाँ पे इन दोनों वॉल्यूम्स में यही हुआ था कि कॉलरिज की पोएम्स कम थीं और वर्ड्सवर्थ की पोएम ज़्यादा थीं। दरअसल सच पूछिए तो हकीकत में कॉलरिज की पोएम्स ही ज़्यादा थीं और वर्ड्सवर्थ की कम। वर्ड्सवर्थ की बहुत सारी पोएम्स जो थीं वो कॉलरिज के द्वारा सपोर्टेड थीं। जब भी वर्ड्सवर्थ फंस जाया करते थे, कॉलरिज उनको निकालते थे। उनके पास लिटरेरी टैलेंट ज़्यादा था, पोएटिक टैलेंट कहीं ज़्यादा था, लेकिन फिर अफ़ीम के नशे ने सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। तो खैर, हम बात कर रहे थे पॉलॉक के उस इंसान के बारे में। तो अब तक जितने भी रिसर्च हुए इस बारे में, उनसे यही सिद्ध होता है कि पॉलॉक से आया हुआ वो इंसान कोई भी नहीं था। वो दरअसल एक बहुत बड़ा लिटरेरी एस्केप गेट था जिसका इस्तेमाल किया था कॉलरिज ने। आने वाले समय में और भी ज़्यादा रिसर्च होंगे इस टॉपिक पे, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतनी ही जानकारियाँ उपलब्ध हैं। लेकर के आता रहूँगा आप लोगों के पास और भी बहुत सारी रोचक जानकारियाँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये है वत्सराज क्लासेस और मैं हूँ वत्सराज। धन्यवाद। थैंक यू।